सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको भारत की खोज के पार्ट 5 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है नई समस्याएं। इसका पूर्व आपने पिछला अंश पढ़ा पिछली कक्षा में, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि मुगल काल के जो शासक थे, उसमें अंतिम शासक जो था औरंगजेब, उसने किस प्रकार से हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार किया और भारत में किस तरह से हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति एक घृणा की भावना आ गई। और उसके पश्चात जो है आपने पढ़ा कि प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष कैसे हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ों की कैसे विजय हुई। इस अंश को हमने कल पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि भारत पे शासन करने के लिए अंग्रेज़ों और मराठों के बीच किस प्रकार से संघर्ष हुआ और मराठे अपनी शक्ति को बढ़ाते गए, परंतु अंत में अंग्रेज़ जो है कुछ जालसाजी के माध्यम से भारत पर कब्जा उन्होंने कर लिया। तो उसके बारे में जाना। औरंगजेब की सन 1760 में मृत्यु हो गई। इसके बाद लगभग 100 वर्षों तक भारत का अधिकार करने के लिए अलग अलग जातियां आपस में अलग अलग जातियों ने संघर्ष जारी रखा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अपना आधिपत्य करने के लिए प्रमुख दावेदार थे मराठे, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, फ्रांसीसी और अंग्रेज़। ये 4 जो है दावेदार थे भारत पर शासन करने के। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ विदेशी दावेदार थे। इसी बीच 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। उसने काफ़ी खून खराबा किया और उसने भारत में बहुत लूट मचाई। बेशुमार दौलत उसने लूटी और वह तख्ते ताऊस भी यहाँ से ले गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने वहाँ पे प्लासी का युद्ध जीत लिया और 1770 में बंगाल तथा बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 1/3 जनसंख्या की मौत हो गई। दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत हो गया और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए मराठे, अंग्रेज़ और हैदर अली ही रह गए थे। इसमें भारत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 1799 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। इसके बाद अंग्रेज़ काफ़ी शक्तिशाली हो गए और उनकी राह में अब कोई कांटा न रह गया। मराठे सरदारों में अपनी आपसी उनकी रंजिश थी और 1804 में अंग्रेज़ों ने उन्हें अलग अलग युद्धों में हरा दिया। अंग्रेज़ों ने भारत की जो अव्यवस्था थी और अराजकता थी, उससे भारत को बचाया। 1818 तक के अंत तक उन्होंने मराठों को भी हरा दिया और हराकर इस प्रकार उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज़ भारत में सुव्यवस्थित ढंग से शासन करने लगे और अब आतंक युग की समाप्ति हो गई, यानी मार काट बंद हो गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आपस में भेदभाव, आपसी रंजिश भुलाकर काम करते तो अंग्रेज की सहायता के बिना भी भारत में शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना की जा सकती थी। अब अगला शीर्षक आज हम पढ़ेंगे रणजीत सिंह और जय सिंह। रणजीत सिंह और जय सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। आतंक के इस दौर में लेकिन मराठा हमें बार बार ये याद दिलाया जाता है कि हम यहाँ पे हमारे देश में अव्यवस्था और अराजकता थी, जिसको दूर करने का कार्य किया अंग्रेज़ों ने। लेकिन ये बात सत्य है कि यदि हम लोग आपसी रंजिश और अव्यवस्था रंजिश
से अपने आप को बचा लेते तो शायद यहाँ व्यवस्था रह सकती थी, व्यवस्थित शासन चल सकता था। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका। यहाँ ये बता रहे हैं कि आतंक माने जो मार काट लूट ये सब जो मचा हुआ था देश में, उससे भयभीत थी जनता। तो आतंक का जो ये दौर चल रहा था, सामान्यतः जनता इससे बहुत त्रस्त थी। त्रस्त मतलब परेशान, त्रस्त यानी कि परेशान, त्रस्त त्रस्त यानी परेशान। तो यहाँ जो आतंक का दौर चल रहा था उससे जनता पस्त थी और उन पर, परंतु यहाँ पे ऐसे अनेक व्यक्ति रहे होंगे जो उस समय की जो व्यवस्था थी समाज की उसको समझना चाहते होंगे, परंतु एक के बाद एक घटनाएं ऐसी आती गई कि इन घटनाओं ने उन्हें इस प्रभाव से इस घटना ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव समाज पे नहीं पड़ा। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो उस समय की व्यवस्था को जानने के लिए जो जिज्ञासु थे, जिनके अंदर एक कौतूहल की भावना थी, उनमें महाराजा रणजीत सिंह का नाम आता है। वे जाट सिख थे। वे जाति से सिख जाट जाति के थे और उन्होंने पंजाब में अपना जो अपना एक साम्राज्य कायम कर लिया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबों तक फैल गया और ये जो उनका साम्राज्य था धीरे धीरे कश्मीर और सरहदी माने सीमा के सूबों तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। कह रहे हैं कि उनके अंदर जो कमजोरी थी, उन कमजोरियों के बाद भी वे एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसके अंदर मानवीयता की भावना थी। मानवीयता यानी कि दया, करुणा, प्रेम आदि की भावना से युक्त व्यक्ति को मानवीय कहते। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। रणजीत सिंह जो है उसके मानवीय गुणों के कारण उसकी ये विशेषता थी कि उसने सेना तो तैयार की थी, एक विशाल शक्तिशाली सेना का निर्माण उसने किया था, परंतु उसने कभी मारपीट, खून खराबा को पसंद नहीं किया। यानी कि उसके अंदर लूटपाट, मारपीट करने की भावना नहीं थी। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे और उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा को बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना भी बड़ा हो। रणजीत सिंह की ये विशेषता है कि जब अंग्रेज जो है छोटी मोटी सजा के लिए छोटे मोटे जुर्म यानी कि बुरा काम, अपराध, जुर्म माने अपराध, छोटे मोटे अपराध के लिए जब फांसी की सजा देते थे, उस समय रणजीत सिंह ने फांसी की सजा को पूरी तरह से बंद करवा दिया। उसके युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली, गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। कह रहे हैं कि उसने एक छोटी मोटी घटना के अलावा उसने कभी किसी की उसके शासन काल में जो युद्ध हुआ, युद्ध को छोड़कर कभी उसने जनता की जान लेने की कोशिश नहीं की, जबकि उसकी जान लेने की कोशिश बार बार की गई।
उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। उसका शासनकाल जो था वह उसमें निर्दयता नहीं होती थी और उसमें दमन की नीति नहीं अपनाई गई। दमन यानी सबको दबा के रखना, दमन यानी कि सबको दबा के रखना। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयसिंह का सवाई जयसिंह था। उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। यहाँ ये बता रहे हैं कि एक दूसरा और कुछ दूसरे ढंग का व्यक्ति था भारतीय राजनेता जिसका नाम था जयसिंह। वो सवाई जयसिंह के नाम से जाना जाता था। उसका समय कुछ और पहले था, उसका शासनकाल कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु जो है 1743 ईस्वी में हो गई। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। उसका शासनकाल तब था, उसका समय तब था जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में उथल पुथल मच गई थी। उथल पुथल मतलब सारी व्यवस्था की जगह अव्यवस्था हो गई थी। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद वो बचा रहा। वह एक व्यवहार से वह जो है एक अवसरवादी व्यक्ति था। अवसरवादी और चतुर। अवसरवादी माने अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति था और इसी कारण जो है वह उसको जब अपना फायदा अपना स्वार्थ दिखता था तो वह कहीं भी अपने को बदल देता था और दूसरा रास्ता अपना लेता था। यही कारण है कि वह जो है लाख उसके ऊपर झटके आए परंतु बहुत परिवर्तन आने के बाद भी वह बचा रहा, मतलब उस पर कोई आँच नहीं आई। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में भी थी। जय सिंह जो है वह एक वीर योद्धा था और साथ साथ कुशल राजनयिक भी था। उसके अंदर गणित शास्त्र को जानने, गणित का ज्ञान, खगोल विज्ञान का ज्ञान और इसके साथ साथ नगर निर्माण का ज्ञान उसके अंदर था। और उसकी जो दिलचस्पी मतलब रुचि, दिलचस्पी का अर्थ है रुचि। उसकी रुचि जो है नगर निर्माण में थी और उससे इतिहास के अध्ययन का भी शौक था। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा की बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई जहाँ पे तारों नक्षत्रों के बारे में अध्ययन होता है, उसे वेधशाला कहते हैं। तो कह रहे हैं जयपुर ने जो है वह जयसिंह ने जयपुर में दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा इन जगहों पे उसने वेधशालाएं बनाई जहाँ पे नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता था। उसने जयपुर नगर बनाया और जयपुर नगर का निर्माण भी उसी ने किया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर उसका नक्शा खुद बनाया। और उसके समय के जो यूरोपीय नक्शे थे कई स्थान के, उसको उसने इकट्ठा किया और फिर से उसका नक्शा उसने बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों में के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। ये जो पुराने यूरोप के नक्शे हैं वे अभी भी जो जयपुर का अजायब घर है उसमें पाया जाता है। अजायब घर जहाँ पे पुराने चीज़ों को रखा जाता है एक प्रमाण के रूप में, लोग उसे देखते हैं। तो पुराने जो धरोहर हैं उनको देखने के जहाँ पे इकट्ठा रखा जाता है उसे अजायब घर कहते हैं। तो जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श
समझा जाता है। जो जयपुर का नगर निर्माण है वो आज भी एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जय सिंह ने बहुत कुछ किया। लगातार जो षड्यंत्र दरबारी षड्यंत्र चल रहा था और उसमें वो खुद भी उलझा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ कार्य किया। जय सिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। जय सिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले ही भारतीय इतिहास में जो नादिर शाह आया था, नादिर शाह ने भारत पर दिल्ली पे आक्रमण किया। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा हुआ था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जय सिंह का जो समय था, जय सिंह का जो काल था, वह बेहद अंधकारमय युग था और सभी ओर उथल पुथल मचा हुआ था। युद्ध का वातावरण था, उपद्रव का वातावरण था। माहौल मतलब वातावरण। देश में चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी, चारों तरफ युद्ध का और उपद्रव का माहौल था। उस समय भी राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में, ठेठ मने देशी, तो ऐसे वातावरण में जय सिंह ने अनेक वैज्ञानिक कार्य किए। ये अत्यंत सराहनीय है। अब अगला शीर्षक हम पढ़ेंगे, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के 2 रूप। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के 2 रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। जब अंग्रेज आए, प्रारंभ में उनका ये कार्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई तो उनका मुख्य यह कार्य था कि वो भारत के माल लेकर यूरोप में व्यापार करते थे। वे भारत से माल ले जाते थे और यूरोप में व्यापार करते थे। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस कार्य से बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर तक थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्च स्तर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। भारतीय जो शिल्पी थे उनकी कारीगरी, उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी शिल्पकारी इतनी उच्च स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों पर बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर सकते थे। यानी कि उनकी जो वो कारीगरी थी बड़ी उच्च कोटि की थी। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से यहाँ भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो अपना बंद करके रोकना पड़ा। यहाँ ये बता रहे हैं कि जिस समय इंग्लैंड में मशीनी युग शुरू हुआ, मशीनी युग माने मशीनों से काम करना शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं बहुतायत में जाती थी। यहाँ पे बहुतायत माने भारी संख्या, बहुतायत में वहाँ पर भरी रहती थी। बहुतायत भारी मात्रा, बहुतायत यानी कि भारी मात्रा में। जिस समय वहाँ पे मशीनी युग प्रारंभ हुआ, उस समय भी भारत की जो चीज़ें थी वो बहुतायत में यहाँ पे भरी रहती थी और भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो अब आना बंद करके रोकना पड़ा। कह रहे हैं यहाँ पे जो है उसमें चुंगी लगा दी गई। चुंगी यानी कि कर, उसमें बहुत भारी चुंगी लगाई गई अंग्रेजों द्वारा। भारी माने बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा कर उसमें लगाया गया और इतना लगाने के बाद भी बहुत सारे और कई चीज़ों का आना वहाँ बंद कर दिया गया, फिर भी ये सामान वहाँ पे इकट्ठा थे। पर यह बात स्पष्ट है
कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। बोल रहे हैं यहाँ पे कि भारत का जो अर्थतंत्र माने आर्थिक स्थिति जो थी, आर्थिक शासन जो था, वह इतना विकसित नहीं था जितना कि उन देशों को था जहाँ पे औद्योगिकरण माने उद्योग स्थापित हो चुके थे। औद्योगिकरण जहाँ का हो गया था, उनकी तरह हमारा अर्थतंत्र, भारत का अर्थतंत्र उतना मजबूत नहीं था, हो चुका था। आवश्यक हो गया था कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी शासन घुसपैठ के सामने समर्पण करे, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। यहाँ पे ये आवश्यक हो गया था कि या तो भारत में यहाँ पे कल कारखाने स्थापित किए जाए। उस समय के माहौल के अनुसार ये आवश्यक हो गया था कि या तो भारत में कल कारखाने यानी मशीनों का और मशीनों के उद्योग का आरंभ किया जाए, या तो विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण कर दिया जाए। हमारे भारत के सामने ये दो ही रास्ते रह गए थे, या तो हमारे यहाँ कल कारखाने शुरू हों और नहीं तो विदेशी जो आर्थिक नीति है उनके सामने जो विदेशी घुसपैठ है, घुसपैठ माने जो उनका हस्तक्षेप है, तो उसमें जो है हम लोगों को उसके सामने भारतीयों को समर्पण कर देना हो, जिसका आगे यही परिणाम होता कि विदेशी जो है हमारे यहाँ विदेशियों का राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज़ सामने नहीं आई। और कंपनी ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने राजनीतिक शासन, हुकूमत का अर्थ है शासन। वे जब यहाँ पे आए तो उन्होंने पहले बड़ी तेजी से जो भारत का अर्थतंत्र था, आर्थिक स्थिति थी, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, जिसे भारत ने खड़ा किया था। जो भारत पहले से अपनी आर्थिक अर्थतंत्र को जिसने तैयार किया था, खड़ा किया था, उसको यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने उसको सबसे पहले नष्ट कर दिया, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज़ सामने नहीं आई। और जो उन्होंने नष्ट किया अर्थतंत्र को, उसके सामने उस समय कोई रचनात्मक चीज़ सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही शक्तिशाली कंपनी थी, और व्यापारी कंपनी होने के कारण इनका मकसद, इनका उद्देश्य धन कमाना ही था, और इनका काम धन कमाना था। ये धन कमाने पे ही लगी थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली थी, और ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। यहाँ पे जब वो धन कमाने में लगी थी, उस समय जब तेजी से वह अपार माने बहुत ज़्यादा, अपार का अर्थ है बहुत ज़्यादा, अपार यानी बहुत ज़्यादा, अपार धन जब कमाने में वो लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसी समय 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने लिखा कि एकमात्र जो व्यापारियों की कंपनी है और उनकी जो सरकार है, कंपनी की जो सरकार है, वह किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं हो सकती। वह एक बुरी सरकार के रूप में होती है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब
ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। भारत में इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में परवाना दिया। भारत में जो है इंग्लैंड का आना तब हुआ जब 1600 में एलिजाबेथ ने भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे आने का न्योता दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। शेक्सपियर नाम का अंग्रेजी साहित्यकार उस समय जीवित था और वह लेखन का कार्य कर रहा था। 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ। यहाँ उस समय 1608 ईस्वी में मिल्टन नामक कवि का जन्म हुआ। उसके बाद हैब्डेन और कॉमवेल सामने आए। उसके बाद एक एक करके जो है नामी व्यक्ति सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। इस प्रकार राजनीतिक क्रांति हुई। राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे बदलाव की स्थिति हो, लोग विरोध करें और एक नई चेतना जागृत होने का समय आ जाए, उसको क्रांति बोलते हैं। तो 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। सन 1660 में इंग्लैंड में एक रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई और इस सोसाइटी ने विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के प्रगति के क्षेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। माने इसका बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा भाग था। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले। इस प्रकार कपड़ा बुनने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन का युग आया और 100 साल के बाद कपड़ा बुनने का एक तेज मशीन जो है जिसका आविष्कार हुआ। और बड़ी उसके बाद एक एक करके बड़े बड़े सूत काटने वाले मशीन और इंजन और जो कपड़ा बुनने वाले करघे हैं, इन सभी का आविष्कार हुआ। एक एक करके मशीनों का माने मशीनी युग एक तरह से प्रारंभ हो गया। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीनवादों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीकी में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ रहा? इसमें इंग्लैंड का दो स्वरूप था। यहाँ ये मतलब ये चर्चा कर रहे हैं कि उस समय जो इंग्लैंड भारत आया वो कौन सा इंग्लैंड भारत आया, जो लेखन कला में, शालीनवादों में, बहादुरी के कारनामों में, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के क्षेत्र में संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीकी के दिशा में प्रगति करने वाला इंग्लैंड का रूप था, वह भारत आया, या जिसने बर्बर दंड संहिता यानी कि क्रूर दंड नीति, बर्बर यानी कि क्रूर दंड नीति जिसने अपनाई थी, और नृशंस व्यवहार करने वाला यानी कि अत्याचार करने वाला, बहुत कठोर क्रूरता से व्यवहार करने वाला जो इंग्लैंड है, वह भारत आया। इन दोनों पर वे चर्चा कर रहे हैं। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे थे। ये दोनों ही रूप इंग्लैंड का यहाँ पे एक दूसरे को प्रभावित कर रहा था और ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। यहाँ माने एक बर्बरता वाला कार्य कर रहा था, दूसरा जो है प्रगति का कार्य कर रहा था। तो दोनों ही इंग्लैंड यहाँ समान रूप से कार्य कर रहे थे। इस समय ये जो दो स्वरूप इंग्लैंड का है, उन दो स्वरूपों में इंग्लैंड का जो गलत स्वरूप है वह भारत के संपर्क में आया। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्वतंत्र होने का काल था, ठीक उसी काल में भारत ने अपनी स्वतंत्रता को खो दी थी। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं
और इनमें और हम में बहुत सी कमज़ोरियाँ। ये बात सत्य है कि अमेरिकियों में जो अमेरिका के लोग हैं उन लोगों में बहुत सारे गुण हैं और हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। यह भी सच है कि अमेरिका ने में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से झगड़े हुए थे। और ये भी बात सही है कि अमेरिका में एकदम खुला हुआ माहौल था और साफ वातावरण था, जबकि हम जो है पुरानी संस्कृतियों में जकड़े हुए थे। हमारे अंदर पुरानी परंपराएं, पुरानी स्मृतियाँ व्याप्त थी। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में भी जीवन को जीने योग्य बनाती है, उनसे कहीं अधिक प्रगति की होती। अब इस तरह से उनके आने से भारत में जो प्रगति हो रही है कला के क्षेत्र में और जीवन को जीने के क्षेत्र में, उनसे कहीं अधिक प्रगति हुई होती। इस प्रकार पाठ समाप्त हुआ। शेष अंश अगली कक्षा में। धन्यवाद।